start the topic of class 11th cell, the fundamental unit of life। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल क्या होता है और इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से, बेसिक ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी है। तो वैसे ही जैसे हम किसी लिविंग थिंग की बात करते हैं तो हर एक लिविंग थिंग सेल से मिलकर बना है। मतलब बहुत सारी सेल्स होंगी, जब वो मिलेंगी तभी एक लिविंग थिंग बन पाएगा, तो उसको हम सेल बोलेंगे। हम देखेंगे व्हाट इज सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब हुआ कि सेल जो है वो हमारी बॉडी की सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शन, मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं वो हमारे एक एक पर्टिकुलर सेल्स के अंदर ही होते हैं। देन है इन अदर वर्ड्स सेल मेक अप लिविंग थिंग्स एंड कैरी आउट एक्टिविटी दैट कीप लिविंग थिंग्स अलाइव। जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल वर्ड है वो ऐसी चीज़ों के लिए मिलकर बना है जिनमें से हमारे पास लिविंग थिंग होती है और जो कि कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हम किसी लिविंग थिंग के बारे में जानते हैं। देन हम पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी की जो टाइमलाइंस हैं। फर्स्टली जो हमने देखा था कि सेल की डिस्कवरी हुई थी 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन इन्होंने प्लांट में कॉर्क देखा था जिसमें से इनको मिला था कि उसमें जैसे मधुमक्खी के छत्ते में थोड़े थोड़े से गैप्स होते हैं वैसे इन्होंने पाया था, तो इन्होंने एक नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तब हमारे पास आते हैं 1674 में एंड्रॉन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। इन्होंने थ्रू माइक्रोस्कोप इन्होंने इसको डिस्कवर किया। देन हमारे पास आते हैं 1883 में रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। फिर कुछ टाइम बाद 1835 में सेल थ्योरी आई, जिसको डिस्कवर 1835 में एक फ्लूइड आया था जो कि सेल के अंदर होता था, उसकी ये डिस्कवरी हुई थी ड्यूजरडिन ने की थी। फिर आता है 1839, इसमें एक फ्लूइड आया था सेल के अंदर जिसको हमने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, इसको पुरकिंजे ने नाम दिया था 39 में। एंड 38 में स्लैडन थे जिन्होंने ऑल प्लांट, इन्होंने ये बताया था कि जितने भी प्लांट हैं वो सारे ही हमारे सेल से मिलकर बने हैं। इसके बाद हमारी 1839 में हमारे स्वयं आए थे जिन्होंने एनिमल सेल को बताया था कि जितने भी दुनिया में एनिमल्स हैं वो सारे सेल से मिलकर बने हैं। देन 1845 में इन्होंने बताया था कि जितनी भी लिविंग थिंग है वो सारी, उन सब की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। एंड 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने जो सेल था, उस सेल थ्योरी थी उसी को फिर डिस्कवर किया था। मीन्स जो सेल थ्योरी ऑलरेडी बना दी गई थी उसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था और उन्होंने एक टर्म दिया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितनी भी नई सेल्स आएंगी वो पुरानी ही सेल्स से आएंगी। अब हम बात करते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। तो सेल थ्योरी में हम बेसिकली 3 पॉइंट्स याद रखेंगे। फर्स्ट याद रखना है हमको, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितनी भी थिंग्स हम एज ए लिविंग थिंग मानते हैं वो सारी एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होंगी। ये फर्स्ट लाइन है जो सेल थ्योरी की है। सेकेंड लाइन इज ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द डिवीज़न। मतलब जितनी भी नई लिविंग सेल्स आएंगी वो पुरानी ही सेल के डिवीज़न से आएंगी। मतलब अगर पहले से कोई सेल प्रेजेंट नहीं है तो नई सेल नहीं बन सकती है। ये हमारे पास सेल थ्योरी से सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हमारे पास था कि द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग थिंग। मतलब जितने भी स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सारे ही हमारे सेल हैं। एंड लास्ट टॉपिक इज आवर कि रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि जितनी भी नई सेल्स आएंगी वो पुरानी ही सेल से आएंगी। तो इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था या फिर दोबारा से इन्होंने रीडिस्कवर किया था, हम ऐसे भी जान सकते हैं। तो हम जानेंगे कि जो सेल्स हमने पढ़े वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो सेल हमारे, अगर एक ही सेल है
और उसी से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया है, तो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी पूरी बॉडी बस एक ही सेल से मिलकर बन गई है, तो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जांपल्स होते हैं यूग्लिनॉइड, पैरामीशियम और ईस्ट। ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं। देन हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर हम तब बोलेंगे जब जो एक बॉडी होगी, मतलब एक ऑर्गेनिज्म होगा, वो बहुत सारे सेल से, मतलब मोर देन वन सेल से मिलकर बना होगा, तो हम उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, वो प्लांट्स हो गए, वो एनिमल्स हो गए, या वो ह्यूमन बीइंग हो गए, वो सारे ही हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। मल्टीसेलुलर को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो ये हमारी है एक लीफ सेल और ये एक है हमारी मसल सेल। अब हम बात करते हैं कि जो एक सेल की साइज़ होती है वो कैसी होती है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी सेल्स हैं वो एक ही साइज़ की हैं या एक ही शेप की हैं। सेल के शेप भी अलग अलग हो सकते हैं और सेल की साइज़ भी वैरी करती है। एक ही लिविंग थिंग में सेल के कई साइज़ हो सकते हैं। मे बी ह्यूमन बीइंग में भी कोई सेल जो है वो बड़ी हो और कोई सेल छोटी हो। मतलब हम ऐसे नहीं याद रख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग में जितनी भी सेल्स हैं वो एक ही शेप की हैं और एक ही साइज़ की हैं, वो अलग अलग वैरी करती हैं। मोस्ट सेल्स आर वेरी स्मॉल, जिनको हम माइक्रोस्कोपिक सेल्स बोलते हैं, जो कि बहुत स्मॉल होती हैं, और कुछ सेल होते हैं जो बहुत लार्ज होती हैं, उनको हम मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। द यूनिट यूज टू मेजर साइज इन द माइक्रोमीटर, मतलब सेल की अगर हम साइज़ को नापें तो हम उसको माइक्रोमीटर में नापते हैं। मतलब 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। अब अगर हम पूरी लिविंग थिंग्स की जितनी भी सेल्स हैं उन सब में सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो हमको मिलती है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा को ही PPLO के नाम से जाना जाता है, जिसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर। फिर अगर हम सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, जिसकी साइज़ होती है 18 सेंटीमीटर। सेम लाइक एज अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म सेल, जो कि मेल के अंदर होती है, और सबसे लार्जेस्ट सेल होती है फीमेल की ओवम, जो कि साइज़ में 120 माइक्रोमीटर होती है। लेकिन अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें इन द ह्यूमन बॉडी तो वो नर्व सेल होगी। हम अगर नॉर्मली बात करें स्मॉलेस्ट सेल की तो वो माइक्रोप्लाज्मा है। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो ऑस्ट्रिच एग है। बट इन द ह्यूमन बीइंग स्मॉलेस्ट सेल हमारे पास स्पर्म सेल होगी, जो कि मेल के अंदर पाई जाएगी, और लार्जेस्ट सेल हमारी फीमेल की ओवम सेल होगी। लॉन्गेस्ट सेल हमारी नर्व सेल होगी, जो कि नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट्स होती हैं, उसको हम नर्व सेल्स बोलते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द पॉइंट। देन हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि साइज़ जो होती है हर एक सेल की साइज़ वैरी करती है, सेम एज हर सेल का शेप भी वैरी करता है। एक ही बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी हो, उन सभी के जो सेल्स के शेप होंगे वो भी वैरी करेंगे। वेरिएशन जो होता है वो मेनली डिपेंड करता है कि सेल क्या फंक्शन कर रहा है। कुछ सेल होते हैं जो यूग्लिना और अमीबा जैसे होते हैं, जो कि अपना शेप कभी भी चेंज कर सकते हैं, बट हमारे जो मोस्टली सेल्स होते हैं वो फिक्स शेप में होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स की, तो वो सर्कुलर शेप के होते हैं अगर वो नॉन मैच्योर होते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो बाइकॉनकेव शेप के हो जाते हैं, जो कि हमारे ऑलवेज कैपिलरीज के थ्रू पास आउट होते रहते हैं। नर्व सेल्स की बात करें हम, वो तो हमेशा वो ब्रांचेज में होती हैं, मतलब गुच्छों में होती हैं। WBC की बात करें हम तो वो जो है ह्यूमन WBC अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है, क्योंकि वो हमेशा इनगल्फ करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जैसे जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, जो प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो WBC ही मेनली है हमारी बॉडी का। तो WBC जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से हमारे अंदर एंटर करता है तो WBC उसको इनगल्फ करती है, तो इसीलिए इसकी जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है।
तो हमने ये भी जाना कि शेप जो है सेल्स के वो कैसे कैसे वेरी करते हैं। तो हर एक सेल का शेप जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है या सेम भी हो सकता है। ये मेनली डिपेंड करेगा कि सेल जो है वो फंक्शन क्या कर रहा है। जैसे कुछ सेल्स हमारे ऐसे होते हैं जो अपने शेप को चेंज भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। ह्यूमन की आरबीसी जो है वो सर्कुलर है, जबकि नॉन मैच्योर है, और जब वो मैच्योर हो जाती है तो बाइकॉन्केव हो जाती है। नर्व सेल हमारे जो होते हैं वो ब्रांचेस में होते हैं, और ह्यूमन की आरबीसी क्योंकि इसको इनगल्फ करना होता है फॉरेन बॉडी ऑर्गन को, तो ये अपने शेप को चेंज करती रहती हैं। देन हम बात करें कि एक सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, तो हम कभी भी किसी सेल को अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि सेल जो है वो एक माइक्रो है, मतलब मैक्रो जो होता है उनको हम देख सकते हैं, लेकिन जो माइक्रो चीज़ें होती हैं उनको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो अगर हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं तो वहाँ पे हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। माइक्रोस्कोप ही हमारे 4 टाइप्स के होते हैं: इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर मेनली हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। तो द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल हैज़ बीन स्टडी अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब अगर हम एक सेल को देख ही नहीं पा रहे अपने नेक्ड आई से तो हम उसके पूरे स्ट्रक्चर का स्टडी कैसे कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, जिससे हम उसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जान सकें। सर्टेन स्ट्रक्चर कैन बी सीन ओनली अंडर ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर एक सेल के ऐसे भी हैं जिनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख पाएंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल एज बीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर। मतलब जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोलते हैं। मेनली हमने इसमें जाना कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसे हम देखेंगे। तो हमको सेल का स्ट्रक्चर देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, या हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू भी हम देखते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, लेकिन जिन चीज़ों को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे उनको हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। देन हम बात करेंगे कि अगर हम एक एनिमल सेल लें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी। तो फर्स्ट वन जो एनिमल का सेल होगा उसके एकदम मिडिल में हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियस होगा। फिर हम सेकंड में देखेंगे कि एक सेल के अंदर गोल्जी बॉडी होगी, वेसिकल्स होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, साइटोस्केलेटन होंगे, सेंट्रियोल्स होंगे, लाइसोसोम्स होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे, लाइसोसोम होंगे जो जिनको हम लाइसोसोम वो सेल्स होते हैं जैसे कि जब भी कोई हमारे अंदर फॉरेन बॉडी आती है तो हमारा सेल अपने ही सेल को किल कर देता है ताकि वो नेक्स्ट सेल को प्रिवेंट कर पाए। तो लाइसोसोम को इसीलिए हम सुसाइडल सेल बोलते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी जो कि 2 तरह की होगी, रफ या स्मूथ, और न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस होगा। फिर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी मैक्सिमम चीज़ें सेम होती हैं, बस कुछ चीज़ें में डिफरेंट होंगी। जैसे कि इसमें सेल वॉल पाया जाएगा, जबकि हमारे अंदर जो था सेल वॉल नहीं पाया जाता। हमारे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती थी, बट इनमें सेल वॉल पाया जाएगा। इनमें प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, इनमें वैक्यूल जो होंगे वो मिडिल में होंगे, बाकी चीज़ें इनमें भी सेम ही होंगी। देन अब हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो सेम एज 2 टाइप्स के सेल्स भी होते हैं हमारे पास। फर्स्ट सेल हमारा होता है प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड वन मीन्स होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हम उनको बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव सेल्स हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं और जिनमें सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं है। प्रॉपर्ली प्रेजेंट इन द सेल्स एज लाइक जिनमें सेल बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स हम उनको बोलते हैं जिनमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है हमारा वो एग्जाम्पल होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का, ना कि यूकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक में हमारे
प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया के सेल की बात करें तो इसके सबसे ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। फिर कैप्सूल के नीचे इसकी एक वॉल होती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। देन इसके नीचे भी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है इसके अंदर का उसको बोलते हैं। फ्लैजिलम जो होता है ये इसको मूवमेंट के लिए हेल्प करवाता है। फूड ग्रैन्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर फूड को स्टोर करते हैं। इसमें जो डीएनए होता है, हमारे अंदर डीएनए जो होता है वो लिनियर में होता है, लेकिन इनके अंदर जो होता है वो सर्कुलर में होता है, तो इसीलिए हम उसको प्लाज्मिड भी बोलते हैं। इनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियाइड पाए जाते हैं। इनमें छोटे छोटे से पिलाई भी होते हैं जो कि हेयर लाइक वो होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, तो सबसे ऊपर एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सबसे मिडिल में उसके न्यूक्लियस होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक एक फ्लूइड होगा जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्म जो होगा हमारा वो मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, एक साइटोसोल जो कि लिक्विड होगी और एक होंगे सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स जो होंगे उनमें आएंगे हमारे कुछ ऑर्गेनल जो कि वहाँ पर प्रेजेंट है, एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटन, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स में आएंगे। मतलब जो हमारे एक सेल का स्ट्रक्चर है उसमें मेनली तीन ही चीज़ें हमको मिलेंगी। एक मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड या लिक्विड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। और साइटोप्लाज्म में दो तरह की चीज़ें होंगी, एक फ्लूइड होगा और एक सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो लिखा है इफ़ वी स्टडी ए सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस थ्री फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। अगर हम एक माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल को देखेंगे तो हम देखेंगे कि जितने भी सेल्स हैं उनके फीचर्स लगभग सेम ही हैं। सब में तीन चीज़ें तो पाई ही जा रही हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल और इंटरेक्शन ऑफ द सेल with its environment are possible due to these features. All activities मतलब जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर होती हैं वो इन्हीं तीनों फीचर्स की वजह से ही पॉसिबल है। सेल के अंदर अगर हम सेल को एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो सेल के अंदर हमको मेनली सारे सेल्स के अंदर हमको तीन चीज़ें दिखाई देंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सेल की बाहर की कवरिंग होती है। न्यूक्लियस होता है वो उसके मिडिल में पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है वो उसका लिक्विड होता है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ही देखते हैं दो चीज़ें होती हैं, एक होता है साइटोसोल और दूसरा होता है सेल ऑर्गेनल्स। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा होगा वो मेडअप होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से। तो एक्सट्रीमली डेलिकेट, थिन, इलास्टिक, लिविन एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये, जो कि प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। तो ये एक थिन मतलब पतली, इलास्टिक और लिविंग मेम्ब्रेन है, मेड अप ऑफ टू लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर फ्लोटिंग। ये जो होता है टू लेयर से बना होता है जो कि लिपिड मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और इनमें जो प्रोटीन होती है वो फ्लोटिंग करती रहती है। थिकनेस की बात करें अगर हम एक सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो थिकनेस इसकी वेरी करती है 75 से 110 एंगस्ट्रॉम तक का। कैन बी ऑब्जर्व अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली, मतलब क्या इसको सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं? तो यस, इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू भी देख सकते हैं और इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू भी देख सकते हैं। अब हम सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो जो ये होता है ये एक सेल की साइज़ को मेंटेन करता है। अगर हमारी ही बॉडी की बात करें तो अगर इसका कोई शेप नहीं होगा और इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी तो हमारे ब्लड हो गए, मसल्स हो गए, वो कहीं भी निकलते रहेंगे, किसी भी शेप में होते रहेंगे। तो सेम है, जो प्लाज्मा की मेम्ब्रेन होती है एक सेल के अंदर वो उसको शेप और साइज़ प्रोवाइड करवाती है। ये प्रोटेक्ट करती है इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल। इंटरनल कंटेंट इसका क्या था? साइटोप्लाज्म, जो कि लिक्विड था, तो ये उसको भी प्रोटेक्ट करती है। देन ये रेगुलेट करती है
कि कोई बाहर की चीज़ अंदर ना आए, अंदर की चीज़ बाहर ना जाए, और ये होम्योस्टैटिस मेंटेन करती है, मतलब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर भी ये मेंटेन करती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेकंड वन इज़ सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाई जाती है, बस फ़र्क इसमें ये है कि सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है और ये प्लांट सेल में पाई जाती है, ना कि ह्यूमन एनिमल सेल में। प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल में लिखा है नॉन लिविंग एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, मतलब सबसे बाहरी कवरिंग है, नॉन लिविंग है, जो कि प्लांट और बैक्टीरिया में हमको देखने को मिलेगी। कैन बी टफ, रिजिड एंड समटाइम फ्लेक्सिबल। ये बहुत ज़्यादा टफ होती है, रिजिड, और कभी कभी ये फ्लेक्सिबल भी होती है। ये किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से। जबकि हमारा वो किससे बना था? प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। मे बी थिन और थिक, ये थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है, और इसकी थिकनेस जो होती है वो 50 से 1000 एंगस्ट्रॉम तक वेरी करती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी थी हमारे पास? 75 से लेके 110 एंगस्ट्रॉम तक थी। अब इसके फंक्शन की बात करें तो ये भी एक शेप और साइज़ को ही हमारे डिफिनेट करेगा या प्रोवाइड करेगा। ये भी प्रिवेंट करता है कि कोई सेल मरे ना, ये कंट्रोल करता है सेल की एक्सपेंशन को, सेल बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और इसमें एक्सटर्नल कोई पैथोजन न जाए, इससे भी ये प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल हमारा। देन हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। ये होता है हमारा न्यूक्लियस। ये कैसा होता है? डेंस होता है, स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के बिल्कुल सेंटर में जो बॉडी होती है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसकी डायामीटर जो होती है वो वेरी करती है। डायामीटर इसकी जो होती है वो 10 to 25 माइक्रोमीटर तक ये वेरी करती है। ये ऑल सेल्स में प्रेजेंट होता है, बस रेड ब्लड सेल्स को छोड़ के और सीड ट्यूब सेल्स को, मतलब जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उन सभी में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट ही होगा, बस आरबीसी में नहीं होगा। वेल डेवलप्ड इन प्लांट एंड एनिमल, ये प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी वेल डेवलप्ड होता है। अनडेवलप्ड ये बैक्टीरिया में होता है और मेनली ये ब्लू ग्रीन एलगी मतलब साइनोबैक्टीरिया में होता है। मोस्ट ऑफ सेल आर अनन्यूक्लिएटेड हैविंग ओनली वन न्यूक्लियस। मैक्सिमम अगर बात करें हम सेल्स की तो उनमें एक ही न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। उसका एग्जांपल हमारे पास स्केलेटल मसल्स की सेल्स हैं। देन हम फिर बात करते हैं न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस जो होती है उसके ऊपर एक डबल लेयर की वो होती है कवरिंग, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से पोर होते हैं जिनका डायामीटर हमारा 18 से 100 nm मतलब नैनोमीटर होता है। ये कलरलेस होंगी, डेंस होंगी, इस पर सैप प्रेजेंट होगा इनसाइड में इसके। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स राउंड शेप न्यूक्लियस एंड नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, मतलब इसके अंदर की बात करें हम न्यूक्लियोप्लाज्म की तो उसके अंदर राउंड शेप का न्यूक्लियस होता है, जो कि क्रोमोसोम के फाइबर से नेटवर्क से घिरा, मतलब चारों तरफ से घिरा होगा। फाइबर आर कंपोज ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आय प्रोटीन हिस्टोन, मतलब जो पूरी फाइबर्स हैं ये जिनसे पूरा नेटवर्क बना है वो किससे बनी होंगी? हमारी डीएनए और प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन से। दिस फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यही जो फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम बनाते हैं, जबकि हमारे पास सेल डिवीज़न होता है। अब न्यूक्लियस है मान लो, तो न्यूक्लियस के अंदर हम एक क्रोमोसोम लेंगे। जब क्रोमोसोम को हम खोलेंगे तो वो बनेगा क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर को हम जब और खोलेंगे तो वो क्रोमैटिन बनेगा। क्रोमैटिन को और खोलेंगे तो वो हिस्टोन बनेगा। जब हम हिस्टोन को भी खोल देंगे तो वो हमारा डीएनए और जीन बनेगा। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए को कंटेन करता है, और अगर डीएनए के एक दो सेगमेंट को हम ले लें तो हम उसको जीन बोलते हैं। जीन जो होता है वो हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करता है। हेरिडिटी मीन्स जैसे माता पिता से जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं उनके बेबीज़ में, वो थ्रू जीन से जाते हैं और वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन वो इंफॉर्मेशन भी कैरी करते हैं। अब हम न्यूक्लियस की बात करें फंक्शन की, तो ये सारे सेल की एक्टिविटी को
जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटी को हमारा माइंड कंट्रोल करता है, सेम एज लाइक जो सेल की एक्टिविटी होती है या मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ या डिवीजन, जो भी काम होते हैं एक सेल के अंदर के, उसको एक न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर सकता है। न्यूक्लियस सिंथेसाइज राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में बनता है और ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को भी कंटेन करता है। होप ये सब आपको समझ आ गया होगा और इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है सेल, जो कि फंडामेंटल यूनिट है एक लाइफ के लिए। देन हमने पढ़ा है कि सेल क्या होती है। तो सेल जो है हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गन की जो सबसे बेसिक है, सबसे छोटी यूनिट है वो सेल है। तो सेल को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अदर वर्ड्स की बात करें तो जितनी भी चीज़ें हैं जो कि कुछ एक्टिविटी कर रही हैं वो सारी ही सेल से मिलके बनी होंगी। सेल थ्योरी में हमने 3 पॉइंट देखे, जितनी भी सेल्स, जितनी भी लिविंग थिंग हैं वो सेल से बनी हैं, जितनी भी लिविंग सेल्स आएंगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएंगी, और सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ का। सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने, 1674 में एंटोन वॉन लीवेनहुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, और 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। फिर हमारे पास डिस्कवर हुई फ्लूइड जो सेल के अंदर थी। फ्लूइड का नाम रखा गया प्रोटोप्लाज्म, और फिर प्रपोज किया गया कि जितने भी प्लांट है, स्लाइडर ने ये किया कि जितने भी प्लांट है सेल से बने हैं। देन प्रपोज किया गया कि जितने भी बेसिक यूनिट है लाइफ की वो सेल है। रूडोल्फ विर्चो ने सेम सेल थ्योरी को बस थोड़ा सा डिस्कवर करके लिखा है, उन्होंने लिखा था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितने भी सेल्स होंगे वो पुराने ही सेल से आएंगे, और जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो या तो एक सेल से बने होंगे, एक सेल से बने होंगे तो उनको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे, अगर वो एक से ज़्यादा सेल से बने होंगे तो उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। इन साइज़ की बात की हमने तो किसी भी बॉडी में एक ही ऑर्गेनिज्म की जरूरी नहीं कि सारे सेल्स जो सेम ही हों, मे भी वो डिफरेंट हो और सेम ही हो। तो मोस्टली सेल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जिनको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, और कुछ लार्ज होते हैं जिनको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। अगर यूनिट की बात करें तो इसको हम हमेशा माइक्रोमीटर में ही नापते हैं। सबसे बड़ी जो सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है, और जो सबसे छोटी है वो माइक्रोप्लाज्म है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो सेल है वो फीमेल की ओवम है, और सबसे छोटी जो है वो स्पर्म है, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन सेल है। शेप जो होता है वो भी वेरी करता है, जैसे कि कुछ सर्कुलर होंगे, कुछ ब्रांचेस में होंगे, कुछ बाइकॉनकेव शेप में होंगे, कुछ अपना शेप भी चेंज करेंगे मे बी। स्ट्रक्चर में हम इसके देखना कि ये 2 तरह के माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। एक हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू और एक हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। फिर हमने बात की कि एक सेल है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में मैक्सिमम चीज़ें सेम पाई जाती हैं, रदर दैन सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, ये 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिफरेंट होती हैं, बाकी चीज़ें सेम ही होती हैं प्लांट सेल में भी। बैक्टीरिया सेल जो होता है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, जो कि बहुत पुराने बैक्टीरिया के सेल्स हैं जो कि अब तक डेवलप नहीं हो पाए हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल हम उनको बोलते हैं जो कि प्रॉपर्ली ग्रो कर चुके हैं और जिनमें सारे ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं। देन हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, and please like, share and subscribe the channel.